आज एक तरफ जहां बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड की वजह से ये इंडस्ट्री गर्त में जाती दिख रही है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब इसको बनाने वालों ने बड़ी मेहनत से इसे शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। अपने 109 साल पूरे कर चुकी भारतीय सिनेमा इस सफर के 106वें साल में 2.7 बिलियन US$ का ग्रोस कर चुकी है, जिसके यहाँ तक पहुँचने की कहानी बहुत ही रोचक है और इस पूरे रोचक सफर को आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। अरबों रुपए का यह बाजार लाखों और करोड़ों रुपए तक कैसे पहुंचा था और कौन थे वे लोग जिन्होंने इस दुनिया की तरक्की के लिए शुरुआती दांव लगाए थे, सब कुछ जानने को मिलेगा आज के इस एपिसोड में। अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो पर अच्छा रहा तो आगे तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर भी हम इस तरह की वीडियो को लेकर जल्द ही आएंगे। मई साल 1913 वो ऐतिहासिक दिन जब बंबई शहर में धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। 40 मिनट लंबी इस फिल्म में सभी भूमिकाएं पुरुषों द्वारा निभाई गई थी। दादा साहब फाल्के ने फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का किरदार निभाने के लिए अन्ना सालुंके को 15 रुपए में साइन किया था। लगभग 7 महीने और 21 दिन की अथक मेहनत और 20 से 25 हजार रुपए के खर्च पर बनी इस फिल्म को पहले बंबई, लंदन और फिर पुणे सहित भारत और भारत के बाहर कई शहरों में प्रदर्शित किया गया था, जहां इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार नसीब हुआ था। यहां से कारवां चल पड़ा। धीरे धीरे फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्मों की संख्या बढ़ने लगी और फिर आया साल 1917। दादा साहब फाल्के की एक और फिल्म लंका दहन सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जिसमें अन्ना सालुंके ने हीरो और हीरोइन दोनों की भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद लोगों में सिनेमा को लेकर एक अजीब सा पागलपन देखने को मिला। कहा जाता है कि इस फिल्म को देखने आए लोगों के जरिए टिकट खिड़की पर इतने ज्यादा सिक्के इकट्ठा हो गए थे कि उन्हें प्रोड्यूसर तक पहुंचाने के लिए बैलगाड़ियां तैयार की गई थी। लंका दहन को लोगों का बेइंतहा प्यार नसीब हुआ था। इससे यह साबित हो गया था कि भारत में सिनेमा का भविष्य बहुत अच्छा है और इसे देखते हुए आगे आने वाली सभी फिल्मों के लिए भारत में डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर आसानी से सिनेमा पर पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए थे। दादा साहब फाल्के ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा की नींव रखी, बल्कि अपनी 95 फिल्मों के जरिए उस नींव को मजबूत बनाने का काम भी बखूबी पूरा किया था, जिस पर आज एक महल खड़ा हुआ है। साल 1931 में आदर्श ईरानी ने भारतीय सिनेमा को आवाज देने का काम किया और पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज इस ऐतिहासिक दस्तावेज का कोई भी हिस्सा हमारे पास सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखने गए लोगों और इतिहासकारों की माने तो यह फिल्म बॉम्बे के सिनेमा घरों में लगातार 8 सप्ताह तक प्रदर्शित हुई थी। और इस फिल्म को लेकर लोगों में किस कदर उत्सुकता थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे देखने के लिए लोग उस समय 4 आना से लेकर 5 रुपए तक खर्च करने के लिए भी तैयार थे। बात करें इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का खर्च कुछ वेबसाइट के अनुसार 40,000 रुपए था। ईरानी ने अपने करियर में लगभग 158 फिल्मों का निर्माण किया था, जिसमें साल 1937 में रिलीज हुई फिल्म किशन कन्हैया भी शामिल थी, जो भारत में बनी पहली कलर फिल्म मानी जाती है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। भारतीय सिनेमा अपनी पराधीनता में धीरे धीरे ही सही लेकिन तरक्की कर रहा था। 40 के दशक से भारतीय फिल्मों की कमाई और खर्च का सुदृढ़ ब्यौरा इंटरनेट पर मिलता है, जिसके अनुसार साल 1940 में आई फिल्म जिंदगी ने बॉक्स ऑफिस पर 55 लाख रुपए की कमाई की थी और यह आंकड़ा देखते ही देखते साल 1942 में 80 लाख तक पहुंच गया था, यानी कि आज के लगभग 296 करोड़ रुपए। 296 करोड़ रुपए अमिया चक्रवर्ती की फिल्म बसंत ने कमाए थे। अब बात करते हैं साल 1943 में आई फिल्म किस्मत की, जो लगातार 187 सप्ताह तक कलकत्ता के रॉक्सी सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई और भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए कमाए थे। ये सोचकर कुछ अजीब सा लगता है कि भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म को बनने में 2 लाख रुपए का ही खर्च आया था। इस फिल्म ने अशोक कुमार को अपने समय का सबसे सफल और सबसे महंगे अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया था। इसके बाद साल 1947 में दिलीप कुमार और नूरजहां की फिल्म जुगनू रिलीज हुई, जिसकी सफलता ने दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा में पैर जमाने के लिए अच्छी खासी जमीन तैयार कर दी थी। 50 के दशक में दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े उभरते अभिनेता थे। इसी समय के दौरान दिलीप कुमार एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए चार्ज करने वाले पहले अभिनेता भी बन गए थे। इसके बाद साल 1949 में बरसात, आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों की भारत और भारत के बाहर सोवियत यूनियन, टर्की और चाइना जैसे देशों में मिली बड़ी कामयाबी ने भारतीय सिनेमा में नरगिस को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया था।
इन सब के बीच भारतीय सिनेमा में सत्यजीत राय का भी आगाज हो गया था, जिनकी बंगाली फिल्म पाथिर पांचाली ने भारत को विश्व सिनेमा के नक्शे पर उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस उभार को दृढ़ करने का काम साल 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने किया था, जो ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी और साथ ही भारत में लगभग 3 सालों तक सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई। बॉक्स ऑफिस में मिले आंकड़ों के अनुसार मदर इंडिया का नेट कलेक्शन 4 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 8 करोड़ रुपए था। मदर इंडिया मुगल आजम से पहले भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्म थी, जिसे देखने वाले लोगों की संख्या 100 मिलियन आकी गई थी। साल 1960 को भारत में सिनेमा के नजरिए से सबसे शानदार साल माना जाता है, क्योंकि इसी साल 5 अगस्त के दिन मुगल आजम नाम से रिलीज हुई फिल्म ने भारत में फिल्म को बनाने, बेचने और देखने से जुड़ी हर बात को बदल कर रख दिया था। लगभग 1.5 से 2 करोड़ की लागत पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए लोगों का जो जनसैलाब आज से 62 साल पहले मराठा मंदिर सिनेमाघर के सामने उमड़ा था, उसकी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। 3 से 5 सालों तक यह फिल्म मराठा मंदिर में प्रदर्शित हुई और लगभग 11 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो साल 1975 तक एक अटूट रिकॉर्ड बना रहा था। 60 का दशक भारतीय सिनेमा का वो समय भी था जब कलर फिल्मों का चलन आम होने लगा था। साथ ही शम्मी कपूर की फिल्म सिंगापुर के साथ विदेशों में शूट होने वाली फिल्मों की संख्या भी बढ़ने लगी थी, जिससे फिल्म के बजट पर भारी बढ़ोतरी देखने को मिलने लगी थी। मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम, देवानंद की गाइड जैसी बड़े बजट वाली फिल्मों के बीच राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ने 20 लाख के छोटे से बजट में दोस्ती जैसी खूबसूरत और सफल फिल्म बनाकर सबको चौंका दिया था। लेकिन फिल्म बनने के बाद इसके प्रोड्यूसर्स ने फिल्म की पब्लिसिटी में भी लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए थे, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी बड़ा अभिनेता नहीं था। बड़े बड़े होल्डिंग्स से लेकर अखबारों में एक पन्ने का ऐड देने का चलन इस फिल्म से बॉलीवुड में पैर पसारने लगा था। हालांकि अखबार में एक पन्ने का ऐड सबसे पहले एक साउथ फिल्म चंद्रलेखा के लिए दिया गया था, जो साल 1948 में आई थी। साल 1964 में राज कपूर की फिल्म संगम 2 मध्यांतर होने के बावजूद भी साल की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। और अगले साल यश चोपड़ा की फिल्म वक्त की बड़ी सफलता ने हिंदी सिनेमा में मल्टी स्टारर फिल्मों की शुरुआत कर दी थी, जिसका उत्कर्ष 70 के दशक में आने वाला था। 60 के दशक में दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर अपने उरूज पर थे, तो वहीं मधुबाला, नूतन और नंदा जैसी अभिनेत्रियां भी एक फिल्म के लिए 90,000 से 2 लाख रुपए चार्ज करती थी। 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जैसे कलाकार अपना वजूद ढूंढ रहे थे, जिन्हें 70 के दशक में शानदार सफलता हासिल हुई। साल 1969 में फिल्म आराधना के साथ ही राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेता बन गए और फिर जॉनी मेरा नाम और सीता और गीता जैसे कुछ फिल्मों के जरिए हेमा मालिनी भी बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई थी। ये वो समय भी था जब मनमोहन देसाई जैसे फिल्म निर्माताओं ने हिंदी सिनेमा में मल्टी स्टारर फिल्मों की संख्या में बड़ा इजाफा कर दिया था, जिन्हें लोगों का बेशुमार प्यार नसीब हुआ था। साल 1973 में बॉबी साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई और फिर साल 1975 में आई शोले, जो मुगले आजम के बाद हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म ने 100 सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली पूरी की और 268 सप्ताह तक प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बनी। भारत में फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड अगले 19 सालों तक कायम रहा था। वेबसाइट्स की माने तो इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 40 करोड़ के लगभग था। राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी से लोगों की नजरों में आई सलीम जावेद की जोड़ी ने शोले, जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों के जरिए अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। यही कारण रहा कि अमिताभ बच्चन दशक के अंत तक आते आते एक फिल्म के लिए 1 करोड़ चार्ज करने वाले पहले अभिनेता बने थे और कहा जाता है कि 90 के दशक से पहले अमिताभ बच्चन इतनी फीस लेने वाले एकमात्र अभिनेता थे। 80 के दशक में भारतीय फिल्मों की कहानियों से लेकर संगीत तक हर किस्से में बड़ा बदलाव देखने को मिला था, जो बहुत से फिल्म विशेषज्ञों के अनुसार अच्छा बदलाव नहीं था, क्योंकि इस बदलाव में भारतीयता से ज्यादा विदेशी ढंग की छाप अधिक दिखाई देती है। पैरेलल सिनेमा ने अब तक भारत में अपनी जगह बना ली थी और अपनी अच्छी कहानियां और संगीत के चलते 80 के दशक में बहुत सी पैरेलल फिल्मों को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। लेकिन इन सबसे परे साल 1982 में डिस्को डांसर फिल्म रिलीज हुई, जिसने सोवियत यूनियन में राज कपूर की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार बिजनेस किया था। विदेशों में धमाकेदार प्रदर्शन के चलते यह फिल्म 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई थी। साल 1988 में तेजाब के जरिए माधुरी दीक्षित और फिर अगले साल मैंने प्यार किया के जरिए सलमान खान के आगाज ने यह तय कर दिया था कि आने वाला दशक नई पीढ़ी के कलाकारों के नाम होने वाला है। वो समय था जब संगीत में भी कुछ बड़े नामों की जगह नए नामों ने ले ली थी, यानी सिनेमा की दुनिया
अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रही थी। आमिर खान, सलमान खान और दीवाना के जरिए दशक के सबसे बड़े अभिनेता शाहरुख ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। दूसरी तरफ संगीत की दुनिया में नदीम और श्रवण की जोड़ी सुपर हिट एल्बम्स की झड़ी लगा रही थी। इसी बीच साल 1994 में राजश्री की फिल्म हम आपके हैं कौन रिलीज हुई। 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स और लगभग 1 बिलियन रुपए का ग्रॉस कलेक्शन यानी 200 करोड़ रुपए की कमाई ने यह साफ कर दिया था कि मार धाड़ और हिंसा के अलावा भी एक दुनिया है जिसे लोग पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। वेबसाइट्स की माने तो इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे और यह फीस फिल्म के मुख्य अभिनेता सलमान खान से भी ज्यादा बताई जाती है। फिल्म हम आपके हैं कौन का नशा लोगों के जहन से उतरा भी नहीं था और अगले साल सदी की सबसे सफल हिंदी फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिनेमा घरों में रिलीज हुई। इस बार फिल्म फेयर अवार्ड्स की संख्या बढ़कर 10 हो गई थी और एक नेशनल अवार्ड भी जुड़ गया था। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मुगले आजम के लिए मशहूर मराठा मंदिर में यह फिल्म 1000 सप्ताह से भी अधिक समय तक प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म ने 1 बिलियन रुपए के ग्रॉस कलेक्शन को हासिल किया और कहा जाता है कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में जुबली सेलिब्रेशन को खत्म कर दिया था। बॉक्स ऑफिस बिजनेस अब फिल्मों की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना बन गया था। अगले 5 सालों में दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं जैसी कुछ बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ने का काम किया। और फिर नई सदी की शुरुआत के साथ ही भारत में मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों का दौर भी शुरू हो गया जिसने फिल्मों के बिजनेस पर बड़ा प्रभाव डाला। नए कलाकारों, नई कहानियों और नए अनुभवों ने इस दौर में भी लोगों को फिल्मों से जोड़े रखा। शुरुआत मोहब्बतें से हुई जिसके बाद कभी खुशी कभी गम, देवदास और वीर जारा जैसी खूबसूरत फिल्में आई और फिर ओम शांति ओम के जरिए हिंदी सिनेमा ने लोगों को एक अलग तरह की कहानी से मनोरंजित किया जिसमें दीपिका पादुकोण ने अपना डेब्यू किया था। फिर साल 2008 में फिल्म गजनी रिलीज हुई जो भारत में 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बनी। जिसके बाद 3 इडियट्स ने यह रिकॉर्ड तोड़ा और 200 करोड़ रुपए कमाए। यह सिलसिला धूम 3, पीके, एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के जरिए जारी रहा। साल 2016 में नीतीश तिवारी के निर्देशन में दंगल फिल्म रिलीज हुई जिसने भारत में 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया और दुनिया भर में 2024 करोड़ रुपए की अप्रत्याशित कमाई कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। अगले साल राजामौली की फिल्म बाहुबली का दूसरा भाग सिनेमा घरों में रिलीज हुआ और इस फिल्म ने हाशिए पर खड़ी साउथ फिल्म इंडस्ट्री को मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स की नई बुलंदियों को हासिल किया। अगले साल साउथ सिनेमा के एक और बड़े निर्देशक एस शंकर ने अपनी फिल्म रोबोट 2.0 से इस बात को और अधिक मजबूती प्रदान की और फिर देखते ही देखते पुष्पा, KGF और RRR ने बॉलीवुड को बॉक्स ऑफिस पर हर मामले में सबसे पीछे खड़ा कर दिया। आज भारतीय सिनेमा में 100 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है। अक्षय कुमार जैसे अभिनेता 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं तो ही कार्तिक आर्यन जैसे नए लोग भी हर दूसरी फिल्म के बाद अपनी मांग बढ़ा लेते हैं। शाहरुख खान को आज दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में गिना जाता है तो वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्रियों से लेकर संगीतकार और गीतकार भी आज पैसों के मामले में कहीं भी कम नहीं है। लेकिन इन अरबों खरबों के व्यापार के बीच में बॉलीवुड को ये याद रखना चाहिए कि इन सब की शुरुआत 20 से 25 हजार रुपए की लागत से हुई थी जो फाल्के साहब ने अधिकतर अपनी संपत्ति गिरवी रखकर तैयार किए थे। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद आपको यही बताना था कि बॉलीवुड को अपना इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। ये जनता है, जनता ने ही इसे अर्श पर पहुंचाया और जनता ही इसे फर्श पर पहुंचाने की काबिलियत रखती है। इसलिए जनता को सबक सिखाने की बजाय अच्छी फिल्में बनाने पर ध्यान दें, यही बॉलीवुड के लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।